हिमालय से निकलकर ये नदियां भारत को जीवन देती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी। कल्पना कीजिए एक ऐसे विशाल देश की जहां करोड़ों लोग रहते हैं, लेकिन उस पूरे देश के इस्तेमाल होने वाले पानी का आधा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ एक नदी प्रणाली से आता हो। ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म का प्लॉट लगता है ना? एकदम। और इससे भी बड़ी बात, हमारे देश का जो सरफेस वाटर है, यानी सतहपरी जल, उसका 1/3 हिस्सा भी उसी एक नदी तंत्र पर निर्भर है। हाँ, और भारत के मामले में यही भौगोलिक सच्चाई है, और हम सब जानते हैं वो नदी तंत्र है गंगा। बिल्कुल। और ये आंकड़ा वाकई किसी को भी हैरान कर सकता है। सही कहा। जब हम इस बात की गहराई में जाते हैं ना, तो समझ आता है कि पानी का ये जो बंटवारा है वो कितना असमान है और कितना जरूरी भी। वही तो। और इसीलिए आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय बहुत ही खास है। आज हम बात कर रहे हैं भारत की नदियों के बारे में, उनका जीवन, संस्कृति और भूगोल। एक बहुत ही जबरदस्त विषय है ये। हाँ, और आज हमारा मिशन सिर्फ नक्शे पर बनी उन नीली रेखाओं को देखना नहीं है, या फिर नदियों के नाम रटना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये नदियां सिर्फ पानी बहने के रास्ते नहीं हैं। राइट। ये इस देश की जीवंत धमनियां हैं, लिविंग आर्टरीज। एग्जैक्टली। ये धमनियां ही तय करती हैं कि कहाँ शहर बसेंगे, कहाँ खेती होगी और कहाँ जीवन पनपेगा। सुनने वालों के लिए ये सफर इसीलिए भी रोमांचक होने वाला है क्योंकि हम नदियों के उस विज्ञान और रहस्य को डिकोड करेंगे जो शायद हमें स्कूल की किताबों में उस तरह से नहीं बताया गया था। बिल्कुल सही कहा आपने। और भारत की इन जलधमनियों को, यानी इस पूरे ड्रेनेज सिस्टम को गहराई से समझने के लिए हमें सबसे पहले एक बहुत बड़े महाविभाजन को समझना होगा, द ग्रेट डिवाइड। अच्छा, ये महाविभाजन कैसा? देखिए, किसी भी नदी को समझने से पहले ये देखना जरूरी है कि वो किस परिवार से आती है। भारत में मुख्य रूप से नदियां 2 परिवारों में बंटती हैं। एक है हिमालयी नदियां और दूसरी हैं प्रायद्वीपीय नदियां, यानी पेनिनसुलर रिवर्स। ये विभाजन ही हमारे आज के सफर का पूरा नक्शा तय करेगा। पता है, इस महाविभाजन को समझने के लिए ना मैंने अपने दिमाग में एक बहुत ही रोचक तुलना बनाई थी, एक एनालॉजी। अरे वाह, बताइए ना। मुझे लगता है कि जो हिमालयी नदियां हैं वो उन अत्यधिक ऊर्जावान और जिद्दी युवाओं की तरह हैं जो पहाड़ों को चीरते हुए अपना रास्ता खुद बताते हैं, किसी की नहीं सुनते। वाह, ये बहुत ही सटीक उपमा है, ऊर्जावान युवा। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये नदियां भौगोलिक दृष्टि से अभी अपनी युवा अवस्था में ही है। अच्छा, मतलब जियोलॉजी के हिसाब से भी यंग है। बिल्कुल। ये हिमनदों यानी ग्लेशियर्स और बर्फ के पिघलने से अपना पानी पाती हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये बारहमासी होती हैं, यानी साल भर इनमें पानी रहता है। राइट, बारिश हो या ना हो। हाँ, और जब ये ऊंचे पहाड़ों से भारी ऊर्जा के साथ नीचे गिरती है ना, तो ये विसर्प करती है। विसर्प यानी सांप की तरह टेढ़े मेढ़े रास्ते बनाती है और पहाड़ों को काटकर गहरे गॉर्ज बनाती हैं। गॉर्ज मतलब वो वी शेप वाली खाइयां ना? हाँ, एकदम सही। पहाड़ों के बीच वी शेप की बहुत गहरी और संकरी खाइयां, जिन्हें ये नदियां अपनी तेज धार से सदियों में तराशती हैं। इनका बेसिन बहुत ही विशाल होता है। अद्भुत। और दूसरी तरफ है हमारी प्रायद्वीपीय नदियां, जो मुझे एकदम परिपक्व, शांत और अनुभवी बुजुर्गों की तरह लगती हैं। बिल्कुल। दक्षिण भारत या जो प्रायद्वीपीय पठार की ये नदियां हैं, ये प्राचीन हैं। ये पहाड़ों को काटने की जो अपनी उम्र थी ना, वो पार कर चुकी हैं। अब शांति से रहती हैं। हाँ, अब ये मैच्योर हो गई हैं। ये पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर होती हैं, इसीलिए ये मौसमी होती हैं। सीजनल। राइट। गर्मियों में इनका पानी कम हो जाता है या कभी-कभी तो ये सूख भी जाती हैं, और इनका रास्ता हिमालयी नदियों की तरह टेढ़ा मेढ़ा या बहुत लंबा नहीं होता। ये कठोर चट्टानों के बीच अपने पहले से तय उथले और सीधे रास्तों पर बहुत शांति से बहती हैं। यानी युवा नदियों का उफान और बुजुर्ग नदियों का ठहराव। और देखा जाए तो ये सिर्फ एक किताबी अंतर नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये महाविभाजन तो सीधे तौर पर ये तय कर देता है कि हिमालयी नदियों के विशाल बेसिन वाले इलाकों में साल भर पानी रहेगा, जिससे वहां का जीवन, खेती-बाड़ी सब अलग तरह से विकसित होगा। जबकि प्रायद्वीपीय नदियों के छोटे बेसिन वाले इलाकों को पानी के लिए हर साल मानसून का इंतजार करना पड़ेगा। एकदम सही पकड़ा आपने। यही भूगोल ही तो है जो हमारी अर्थव्यवस्था और समाज का ढांचा तय करता है।
सही बात है। तो चलिए सबसे पहले इन ऊर्जावान युवा नदियों की ही बात करते हैं। जी उत्तर और उत्तर पश्चिम की विशाल नदी प्रणालियों को थोड़ा डिकोड करते हैं। जरूर। शुरुआत अगर उत्तर पश्चिम की जीवनधारा से करें तो सिंधु नदी तंत्र यानी इंडस रिवर सिस्टम की तस्वीर सामने आती है। हाँ, सिंधु नदी तंत्र अपनी विशालता का एक बेहतरीन उदाहरण है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से इसका उद्गम होता है। अगर हम इसकी कुल लंबाई देखें तो ये 3180 किलोमीटर का लंबा सफर तय करती है। हालांकि भारत में इसका सफर करीब 700 किलोमीटर का ही है। अच्छा, बाकी बाहर है? लद्दाख के दुर्गम इलाकों में इसे ज़ांस्कार, श्योक, नुब्रा और हंजा जैसी बहुत मजबूत सहायक नदियां मिलती हैं। और यही सिंधु तंत्र जब पंजाब पहुंचता है तो एक अलग ही जादू देखने को मिलता है। पंजाब जिसका नाम ही पंच नदियों की भूमि है। बिल्कुल, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। पता है, इस प्रिपरेशन के दौरान मुझे एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक तथ्य मिला। जो रावी नदी है ना, उसका वैदिक नाम पारुषिणी था। ओ, परोशनी, ये वाकई एक रोचक जानकारी है ना? और भूगोल के नजरिए से सतलज नदी बहुत खास है क्योंकि ये शिपकी ला दर्रे के रास्ते भारत में प्रवेश करती है। सोचिए, पहाड़ों के बीच के उस संकरे दर्रे से एक विशाल नदी का निकलकर आना किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। सच में। और ये सभी नदियां आगे चलकर अपना सारा जल सिंधु को ही सौंप देती हैं। लेकिन देखिए, जब हम विशालता और प्रभाव की इतनी बात कर ही रहे हैं तो हमें भारत के हृदय की ओर चलना होगा, यानी गंगा नदी तंत्र की ओर। जी हाँ, बिल्कुल। गंगा बेसिन की विशालता तो हमने शुरुआत में ही देखी कि ये अकेले देश का आधा पानी संभाल रहा है। लंबाई की बात करें तो ये 2525 किलोमीटर का सफर तय करती है। और इसका जल ग्रहण क्षेत्र देखिए, कैचमेंट एरिया 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर। बाप रे। हाँ, ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 26.4% है। 1/4 से भी ज्यादा भारत सिर्फ एक नदी के बेसिन में बसा हुआ है। कमाल है। इसके बाईं किनारे से जो नदियां आकर इसमें मिलती हैं, उनमें रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी प्रमुख हैं। कोसी, इसकी कहानी को अपने आप में एक अलग ही विषय है, जिसे अपनी भयंकर बाढ़ के कारण बिहार का शोक यानी सौरव बिहार भी कहा जाता है। सही कहा। और अगर दाएं किनारे की बात करें तो यमुना इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो खुद में एक बहुत बड़ा तंत्र है। इसके अलावा सोन और टोन्स नदियां भी दाएं किनारे से ही आकर मिलती हैं। राइट। और आगे चलकर वेस्ट बंगाल में फरक्का बराज के पास ये नदी अपना रूप बदलती है। वहां ये भागीरथी या हुगली और पद्मा में बढ़ जाती है। लेकिन रुकिए एक मिनट, गंगा के उद्गम को लेकर एक बात मुझे काफी बेचैन कर रही थी पढ़ते वक्त। अरे, ऐसी कैसी बात? देखिए, जब हम गंगा के शुरुआती सफर को देखते हैं ना, तो वो किसी एक झरने या स्रोत से नहीं निकलती। जो आंकड़े और तथ्य हमारे सामने हैं वो तो किसी गणितीय समीकरण की तरह लगते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन जैसा। अच्छा, कैसे? देखिए, अलकनंदा प्लस धौलीगंगा मिलती हैं तो बनता है विष्णु प्रयाग। फिर अलकनंदा प्लस नंदाकिनी बराबर नंद प्रयाग। राइट। फिर अलकनंदा में पिंडार नदी मिलती है तो वो कर्ण प्रयाग कहलाता है। अलकनंदा के साथ मंदाकिनी जुड़ी तो रुद्र प्रयाग। और आखिर में जब अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है तब बनता है देव प्रयाग। बिल्कुल सही सीक्वेंस बताया आपने। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस देव प्रयाग के बाद ही इसे गंगा नाम मिलता है। मेरा सवाल यह है कि ये इतना जटिल गणित क्यों है भाई? नदियां बस एक सीधी रेखा की तरह एक जगह से क्यों नहीं निकलती? ये सवाल बहुत ही बुनियादी और महत्वपूर्ण है। असल में हम अक्सर एक आदर्श तस्वीर की कल्पना करते हैं जहां एक पहाड़ की चोटी से पानी की एक तेज धार निकल रही है और बस वही नदी है। हाँ, ड्राइंग्स में तो वैसा ही बनाते हैं हम बचपन से। वही तो, लेकिन विशाल नदियां ऐसे काम नहीं करती। ये जो प्रयागों का गणित आपने बताया ना, वो असल में हिमालय के जटिल भूगोल का परिणाम है। वो कैसे? देखिए, हिमालय कोई एक सीधी दीवार तो है नहीं। ये चोटियों और घाटियों का एक बहुत बड़ा और उलझा हुआ जाल है। जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो पानी अलग अलग संकरी घाटियों से बहना शुरू करता है। अब क्योंकि पहाड़ इतने ऊंचे हैं और खाइयां इतनी गहरी हैं, पानी के पास अपना रास्ता चुनने का ज्यादा विकल्प नहीं होता है। उसे ढलान के साथ बस नीचे आना ही होता है। सही बात है। तो हर सहायक नदी, चाहे वो धौलीगंगा हो या मंदाकिनी, अपना हिस्से का पानी, अपनी गति और अपनी गांड लेकर आती है।
जब ये अलग अलग घाटियों से आने वाली जलधाराएं आपस में टकराती हैं और मिलती हैं, जिसे हम संगम या प्रयाग कहते हैं, तब उनकी सामूहिक ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। ओह, यानी टीम अप कर रही हैं? एकदम। यानी गंगा कोई एक बिंदु की उपज नहीं है, ये पहाड़ों के अलग अलग हिस्सों से निकलने वाली जलधाराओं का एक सामूहिक सहयोग है। देवप्रयाग तक आते आते ये ऊर्जा इतनी विशाल हो जाती है कि वो मैदानी इलाकों में एक महानदी के रूप में उतरती है। क्या बात है! ये तो सच में प्रकृति का एक अद्भुत टीम वर्क है। मतलब महानता हमेशा सहयोग से ही आती है ना? बिल्कुल। अब जब हम सहयोग की बात ही कर रहे हैं तो चलिए गंगा के मैदानों से निकलकर थोड़ा पूर्व की ओर चलते हैं, ईस्ट की तरफ। पूर्व में एक ऐसी नदी है जो मुझे किसी शेप शिफ्टर यानी रूप बदलने वाले जादूगर की तरह लगती है, ब्रह्मपुत्रा। हाँ, ब्रह्मपुत्र का भौगोलिक व्यवहार शायद भारत की सभी नदियों में सबसे ज्यादा बदलने वाला और हैरान करने वाला है। इसका कुल सफर देखे 2900 किलोमीटर का है, लेकिन भारत में ये सिर्फ 916 किलोमीटर ही बहती है। और इसके रूप बदलने की ये पूरी कहानी तिब्बत के पठार से शुरू होती है। बिल्कुल। तिब्बत में इस नदी को सांगपो कहा जाता है। वहां ये एकदम शांत है और इसमें गाद यानी सिल्ट बहुत ही कम होता है। राइट। लेकिन फिर अरुणाचल प्रदेश में नामचा बारवा पर्वत के पास ये नदी एक बहुत ही तीखा, बहुत ही शार्प यू टर्न लेती है। वहां इसका नाम दिहांग या स्यांग हो जाता है। हाँ। और जैसे ही ये असम में प्रवेश करती है, इसका नाम ब्रह्मपुत्रा हो जाता है। और यहाँ आते ही इसका स्वभाव पूरी तरह पलट जाता है, एकदम बदल जाता है। वही जो नदी तिब्बत में इतनी शांत थी, वो असम में आकर इतनी रौद्र, इतनी भयंकर और इतनी ज्यादा गाद से कैसे भर जाती है, ये बदलाव मुझे थोड़ा समझ नहीं आया। असल में इसके पीछे पूरा का पूरा भौतिक विज्ञान और मौसम विज्ञान काम कर रहा है। अच्छा। हाँ, देखिए, तिब्बत का पठार एक सपाट और सूखा इलाका है, इसीलिए वहां सांगपो नदी शांति से बहती है और कटाव कम होता है। लेकिन जैसे ही ये नमचा बरवा के पास वो शार्प यू टर्न लेती है, वो अचानक हिमालय की हजारों फीट की ऊंचाई से एक गहरी खाई में गिरती है। ओह, यानी ऊंचाई से गिरने के कारण उसकी गति अचानक बढ़ जाती है। सिर्फ गति नहीं, उसकी काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा कई हजार गुना बढ़ जाती है। इस भारी ऊर्जा के साथ जब पानी नीचे गिरता है ना, तो वो पहाड़ों की चट्टानों और मिट्टी को बड़ी बेरहमी से काटता है। ओह, तो वहां से गाद आती है। हाँ, यही कटा हुआ मलबा गाद या सिल्ट है। फिर जब ये नदी असम की घाटी में पहुंचती है, जहां सुबानसिरी, कमेंग, तीस्ता और लोहित जैसी नदियां इसमें मिलती हैं, तो एक और घटना होती है। क्या? भारी मॉनसूनी बारिश। एक तरफ पहाड़ों से लाई गई बेहिसाब मिट्टी और चट्टानें, और दूसरी तरफ मॉनसून का असीमित पानी। बाप रे। इन दोनों के मिलने से नदी का तल गाद से भर जाता है, पानी बाहर छलकने लगता है। और यही कारण है कि ब्रह्मपुत्रा असम में इतनी भयंकर बाढ़ लाती है। और फिर यही नदी आगे जाकर बांग्लादेश में जमुना बन जाती है। क्या बात है! ऊंचाई, काइनेटिक एनर्जी और मॉनसून का एक ऐसा डेंजरस कॉकटेल जो एक शांत नदी को एक विनाशकारी शक्ति में बदल देता है। बिल्कुल सही समझे आप। चलिए, अब इन हिमालय युवाओं के उफान से थोड़ा बाहर निकलते हैं और दक्षिण भारत के कठोर प्रायद्वीपीय पठारों की ओर मुड़ते हैं। यहाँ भूगोल एक बहुत ही दिलचस्प पहेली पेश करता है। एक तरफ पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं और दूसरी तरफ पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। हाँ, प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र वास्तव में इसी दिशा के खेल पर टिका हुआ है। कुछ नदियां बंगाल की खाड़ी की ओर जाती हैं और कुछ अरब सागर की ओर। अगर हम पूर्व की ओर यानी बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली नदियों की बात करें तो उनमें गोदावरी, कृष्णा, महानदी और कावेरी के नाम सबसे प्रमुख हैं। राइट। और इसके पीछे का विज्ञान ये है कि डेक्कन के पठार का पूरा ढलान ही पूर्व की ओर है। गोदावरी इस प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है, लगभग 1465 किलोमीटर। हाँ। इसकी विशालता के कारण ही इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है और प्राणहिता इसकी एक बड़ी सहायक नदी है। बिल्कुल। फिर कृष्णा नदी है जो महाबलेश्वर से निकलती है, 1400 किलोमीटर का सफर तय करती है और तुंगभद्रा, भीमा, कोयना जैसी नदियां इसमें मिलती हैं। महानदी छत्तीसगढ़ के सिहावा से निकलकर 857 किलोमीटर बहती है। लेकिन इन सब के बीच एक नदी है जिसकी कहानी मुझे थोड़ा उलझा रही है, कावेरी नदी। अच्छा, कावेरी नदी में क्या उलझन होगी? देखिए, हमने चर्चा की शुरुआत में बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा था कि प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती हैं। हाँ, कहा था।
बारिश खत्म तो धीरे धीरे पानी खत्म। लेकिन फिर ये क्या रहस्य है कि कावेरी नदी बारहमासी है, यानी पेरेनियल? वो पूरे साल कैसे बह सकती है? ये प्रकृति के सबसे खूबसूरत भौगोलिक अपवादों में से एक है। कावेरी, जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है, उसे प्रकृति ने एक डबल इंश्योरेंस दे रखा है। डबल इंश्योरेंस? वो कैसे? देखिए, भारत में मॉनसून के 2 अलग-अलग चक्र होते हैं। जब गर्मियों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून आता है, तो कावेरी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश होती है, जिससे उसे पानी मिल जाता है। ओके। और जब सर्दियां आती हैं, तो लौटते हुए उत्तर पूर्व मॉनसून से उसके निचले हिस्सों में बारिश हो जाती है। अरे वाह! इस दोहरे मॉनसूनी आशीर्वाद के कारण ही कावेरी एक प्रायद्वीपीय नदी होते हुए भी हिमालयी नदियों की तरह पूरे साल बहती है। ये तो वाकई प्रकृति का चमत्कार है। अच्छा, इन पूर्व की ओर बहने वाली नदियों की एक और खासियत है कि ये समुद्र में मिलने से पहले विशाल डेल्टा बनाती हैं। क्योंकि तटीय मैदान समतल हैं, तो नदी की रफ्तार धीमी हो जाती है और वो अपने साथ लाई सारी गाद वहीं जमा कर देती है। एकदम सही। लेकिन अब आते हैं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों पर। वेस्ट फ्लोइंग, नर्मदा, ताप्ती, मंडोवी और लूनी। ये नदियां तो भूगोल के सामान्य नियमों को ही चुनौती देती नजर आती हैं। बिल्कुल, क्योंकि पश्चिम की ओर बहने वाली ये नदियां दक्कन के पठार के स्वाभाविक ढलान के उल्टा बहती हैं। हाँ, और लूनी नदी का मामला तो सबसे अलग है। अरावली से निकलने वाली इस नदी को आधी मीठी आधी खारी कहा जाता है। और सबसे अजीब बात तो यह है कि ये किसी समुद्र तक पहुंचती ही नहीं। ये गुजरात के कच्छ के रन में जाकर रेत में कहीं विलुप्त हो जाती है। मुझे तो ये किसी भटके हुए यात्री की तरह लगती है जो अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही रेगिस्तान में अपना वजूद खो बैठा हो। भटका हुआ यात्री, वाह, ये काव्यात्मक लेकिन बहुत सटीक विवरण है। लूनी वाकई एक इनलैंड यानी अंतर्देशीय नदी है। राइट। लेकिन जो नदियां पश्चिम की ओर समुद्र तक पहुंचती हैं, जैसे नर्मदा और ताप्ती, उनका विज्ञान बहुत अलग है। नर्मदा अमरकंटक से निकलकर 1312 किलोमीटर बहती है और ताप्ती 724 किलोमीटर का सफर तय करती है। तो वही मेरा सवाल है, ये ढलान के उल्टा कैसे बह लेती हैं? इसका कारण है भ्रंश घाटियां, जिन्हें हम अंग्रेजी में रिफ्ट वैली कहते हैं। ये रिफ्ट वैली क्या होती है? थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे सुनने वालों को? जरूर। कल्पना कीजिए कि पृथ्वी के अंदर भारी हलचल हुई और जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा नीचे धंस गया, जिससे विंध्या और सतपुरा के पहाड़ों के बीच एक बहुत गहरी, सीधी और लंबी दरार पड़ गई। ओके, दरार बन गई। यही दरार रिफ्ट वैली है। नर्मदा और ताप्ती इन्हीं गहरी दरारों के अंदर बहती हैं। क्योंकि ये दरारें बहुत गहरी हैं और दोनों तरफ से पहाड़ों से घिरी होती हैं, इसीलिए यहाँ नदी फैल नहीं सकती। अच्छा, मतलब वो एक पाइप या बंदूक की नली से निकली गोली की तरह सीधी और तेज बहती है। एकदम सही, यही होता है। और इसी तेज रफ्तार के कारण जब ये अरब सागर में गिरती है, तो इसे अपनी गाड़ या मिट्टी जमा करने का समय ही नहीं मिलता। ओह! ये सीधे समुद्र के खारे पानी में जाकर टकराती हैं। पूर्व की नदियों की तरह ये धीमे धीमे फैलकर डेल्टा नहीं बनाती, बल्कि एक गहरा मुहाना बनाती है, जिसे हम एस्चुएरी या ज्वारनदमुख कहते हैं। अब समझ में आया। दरार की वजह से रफ्तार मिली और रफ्तार की वजह से डेल्टा की जगह एस्चुरी बन गई। ये सारा विज्ञान एक दूसरे से कितनी खूबसूरती से जुड़ा हुआ है ना? भूगोल यही तो है। भूगोल की इस गहरी समझ के बाद अब ये देखना बहुत दिलचस्प है कि मानव सभ्यता ने इन नदियों के साथ कैसा रिश्ता बनाया है और प्रकृति इनके रास्तों में कैसे अजीबोगरीब अजूबे रचती है। अगर इंसान के हस्तक्षेप की बात करें ना, तो हमने इन नदियों पर इंजीनियरिंग के बड़े बड़े चमत्कार खड़े किए हैं। अब बांधों यानी डैम्स की बात कर रहे हैं? जी हाँ, भागीरथी पर बना भारत का सबसे ऊंचा तहरी बांध हो, या सुतलज पर भखरा नांगल, या फिर पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा की उसी रिफ्ट वैली पर बना सरदार सरोवर बांध। राइट। इसके अलावा महानदी पर हिराकोड और कृष्णा नदी पर नागार्जुना सागर जैसे बंद हैं। तुंगाभद्रा बंद भी है। लेकिन इन सब से बढ़कर मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया है नदियों के किनारे बसे शहरों के पैटर्न ने। ये पैटर्न तो मानव इतिहास का सबसे पुराना सच है। हाँ, अगर हम यमुना लाइन को देखें तो दिल्ली, मथुरा और आगरा जैसे ऐतिहासिक शहर इसी के किनारे बसे हैं। गंगा लाइन पर देखिए, हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी और पटना का पूरा एक औद्योगिक और सांस्कृतिक कॉरिडोर है। बिल्कुल। दक्षिण में आएंगे तो ताप्ती पर सूरत, नर्मदा पर जबलपुर, महानदी पर कटक,
कृष्णा पर विजयवाड़ा, गोमती पर लखनऊ और मूसी नदी के किनारे हैदराबाद। ये सब कोई संयोग नहीं है। देखिए, सभ्यताएं हमेशा नदियों के किनारे ही विकसित हुईं। क्यों? क्योंकि पानी था। सिर्फ पीने का पानी नहीं, ये परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट का सबसे आसान तरीका थी। ये व्यापार के प्राचीन हाईवेज थे और खेती के लिए सबसे उपजाऊ मिट्टी भी यही मिलती थी। कानपुर और वाराणसी जैसे शहर सिर्फ आस्था के केंद्र नहीं थे, ये प्राचीन अर्थव्यवस्था के बहुत बड़े इंजिन्स थे जो गंगा की बदौलत चल रहे थे। वाह! और जहां इंसान नदियों का इस्तेमाल अपने विकास के लिए करता है, वहीं प्रकृति इन नदियों के जरिए अपनी कला का प्रदर्शन करती है, जल प्रपातों यानी वाटरफॉल्स के रूप में। सच में, वाटरफॉल्स प्रकृति की सबसे सुंदर कला है। भूगोल में जलप्रपात मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं। एक होता है प्लंज, जहां पानी बिना चट्टानों को छुए सीधे हजारों फीट नीचे गिरता है, और दूसरा होता है कैस्केडिंग, जहां पानी सीढ़ियों की तरह चट्टानों से टकराता हुआ नीचे आता है। और हमारे देश में इन दोनों के ही बेहतरीन उदाहरण मौजूद हैं। बिल्कुल। मेघालय का नोहकालिकाई जलप्रपात प्लंज श्रेणी में सबसे ऊंचा है, और कर्नाटका का कुंचिकल भारत का सबसे ऊंचा कैस्केडिंग जलप्रपात है। लेकिन पता है, एक चीज जिसने मुझे सबसे ज्यादा अम्यूज किया। क्या? शरावती नदी पर स्थित जोग या गरेसोपा फॉल्स के नाम। इनके 4 अलग अलग प्रपातों के नाम कितने नाटकीय हैं। राजा, रॉकेट, रोरर और रानी। हाँ। सोचिए, पानी की तेज धार को रॉकेट और उसकी आवाज को रोरर नाम दिया गया है। इसके अलावा इंद्रावती नदी पर चित्राकूट है, जिसे उसकी चौड़ाई के कारण भारत का नयाग्रा कहा जाता है। और नर्मदा जब भेड़ा घाट की संगमरमर की चट्टानों से गुजरती है तो धुआंधार जलप्रपात बनाती है। बहुत ही अद्भुत। और जलप्रपातों के साथ साथ झीलें भी तो नदियों और पानी की कहानी का एक अहम हिस्सा है। झीलें भी, जैसे टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने से बनी वुलर झील, जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। फिर समुद्र से कटकर बनी लगून झीलें हैं, जैसे चिलिका और पुलिकट। राइट। राजस्थान की खारे पानी की सांभर झील। और नमस्कार, चलिए आज भारत की नदियों के फैसिनेटिंग दुनिया में चलते हैं। ये सिर्फ नक्शे पर खींची लकीरें नहीं हैं, बल्कि ये हमारे देश की लाइफ लाइन है, वो जीवित धमनियां जो हमारी संस्कृति, इतिहास और हमारे जीवन को सींचती हैं। तो इस दिलचस्प सफर में गोता लगाते हैं। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, क्या भारत की सभी नदियां एक जैसी हैं? और इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि भारत में नदियों की 2 बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं, 2 अलग-अलग कैरेक्टर्स हैं। और ये 2 दुनिया हैं। पहली, हिमालय से निकलने वाली 12 मासी नदियां, मतलब जिनमें साल भर पानी रहता है। और दूसरी हैं प्रायद्वीपीय पठार की मौसमी नदियां, जो बारिश पर डिपेंड करती हैं। समझ लीजिए, ये हमारी आज की कहानी के 2 मेन हीरो हैं। तो चलिए भारत के इन 2 महान जल शिराओं को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये जो फर्क है ना, ये सिर्फ ज्योग्राफी तक ही सीमित नहीं है, ये हमारे देश की पूरी लाइफस्टाइल को शेप देता है। और हाँ, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये जानना खास तौर पर जरूरी है, क्योंकि ये सवाल अक्सर एग्जाम्स में भी आता है। इस स्लाइड में जो फर्क है वो बड़ा दिलचस्प है। देखिए, एक तरफ है हिमालयी नदियां, जैसे गंगा, जो ग्लेशियर से निकलती हैं, इसलिए इनमें साल भर पानी रहता है। दूसरी तरफ है प्रायद्वीपीय नदियां, जैसे गोदावरी, जो पूरी तरह बारिश पर निर्भर हैं। हिमालयी नदियां एकदम युवा और एनर्जी से भरी हैं, जो पहाड़ों को काटकर गहरी घाटियां बना देती हैं। जबकि प्रायद्वीपीय नदियां शांत और मैच्योर हैं, जो समतल पठारों पर बहती हैं। और हाँ, हिमालयी नदियों का बेसिन यानी उनका वाटर कैचमेंट एरिया बहुत बड़ा होता है। अब सबसे पहले बात करते हैं उत्तर के दिग्गजों की, हिमालय के 3 महानायकों की, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये वो सिस्टम्स हैं जो पूरे उत्तरी भारत को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले है सिंधु तंत्र, जो उत्तर पश्चिम की जीवन धारा है। सोचिए, ये नदी तिब्बत में पवित्र मानसरोवर झील के पास से निकलती है और करीब करीब 3180 किलोमीटर का लंबा सफर तय करती है। जास्कर और श्योक जैसी नदियां इसकी सहायक हैं। और हाँ, पंजाब का नाम वो इन्हीं 5 मशहूर नदियों से आया है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, जो सभी सिंधु में मिल जाती हैं। अब आते हैं भारत के दिल पर, गंगा तंत्र। यह सिस्टम अद्भुत है, क्योंकि इसमें उत्तर में हिमालय से रामगंगा और कोसी जैसी नदियां आकर मिलती हैं, और तो और दक्षिण में पठार से
यमुना, सोन और टोन्स जैसी नदियां भी इसमें शामिल हो जाती हैं। मतलब ये सचमुच में पूरे भारत को एक साथ लेकर आती है। और इसकी लंबाई कोई अंदाजा है? ये है पूरे 2525 किलोमीटर। यही बात गंगा को भारत की सबसे लंबी नदी बनाती है। ये सिर्फ एक नदी नहीं है, ये एक विशाल जलमार्ग है जो करोड़ों लोगों का जीवन संवारता है। अच्छा, क्या किसी को पता है कि गंगा असल में बनती कैसे है? ये एक पवित्र गणित जैसा है। देखिए, अलकनंदा नदी में एक एक करके 4 नदियां मिलती हैं, जिससे 4 प्रयाग बनते हैं। और फिर आता है 5वां और आखिरी प्रयाग, देवप्रयाग, जहां अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं। और यहीं से जन्म होता है हमारी पवित्र गंगा का। अगली बार जब भी ये नाम सुने तो ये पूरी कहानी जरूर याद आएगी। और हमारा तीसरा महानायक है ब्रह्मपुत्र। इसकी कहानी तो इसके बदलते नामों में ही छिपी है। तिब्बत में ये शांत सांगपो है, फिर नामचा बरवा पर एक ड्रामेटिक यू टर्न लेकर अरुणाचल में दिहांग बन जाती है, असम के मैदानों में विशाल ब्रह्मपुत्र और आखिर में बांग्लादेश में जमुना। सोचिए, एक ही नदी के कितने सारे रूप हैं। चलिए अब उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हैं और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को समझते हैं। यहाँ एक महान विभाजन है जो एक बहुत ही जरूरी जियोग्राफिकल सवाल खड़ा करता है। सवाल ये है कि जब दक्कन के पठार का सामान्य ढलान पूरब की ओर है, तो नर्मदा और ताप्ती जैसी कुछ बड़ी नदियां पश्चिम की ओर क्यों बहती हैं? ये प्रकृति की एक पहेली जैसा लगता है ना? इसका जवाब छिपा है इन नदियों के अंत में। जो नदियां पूरब की ओर बहती हैं, वो समुद्र से मिलने से पहले धीमी हो जाती हैं और अपने साथ लाई मिट्टी फैला देती हैं, जिससे उपजाऊ डेल्टा बनता है। लेकिन जो नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं, वो ढलान से तेजी से उतरकर सीधे समुद्र में गिर जाती हैं और ज्वारा नदमुख यानी एस्चुअरी बनाती हैं, जहां नदी और समुद्र का पानी मिलता है। पूरब की ओर बहने वाली नदियों में सबसे बड़ी है गोदावरी, जिसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। फिर आती हैं कृष्णा, महानदी और कावेरी। कावेरी की एक खास बात यह है कि ये एक प्रायद्वीपीय नदी होने के बाद भी लगभग बारहमासी है, क्योंकि इसे दोनों मानसून से पानी मिल जाता है। और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में नर्मदा और ताप्ती मेन है, जो विंध्य और सतपुड़ा के बीच की दरार घाटियों में बहती हैं। और फिर एक बहुत अनोखी नदी है लूनी, जो समुद्र तक पहुंच ही नहीं पाती और कच्छ के रण में गायब हो जाती है। नदियां सिर्फ भूगोल का हिस्सा नहीं है, ये तो मानव सभ्यता की शुरुआत की जगह भी हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे नदियों और इंसानों ने एक दूसरे को शेप दिया है। हमने इन नदियों की शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए बड़े बड़े बांध बनाए हैं, जैसे भागीरथी पर टेहरी, सतलज पर भाखड़ा नांगल, नर्मदा पर सरदार सरोवर और महानदी पर दुनिया का मशहूर हीराकुंड बांध। ये एक तरह से आधुनिक भारत के मंदिर हैं। और जरा सोचिए, हमारे कितने ही महान शहर इन्हीं नदियों के किनारे बसे हैं। हरिद्वार से लेकर पटना तक गंगा के किनारे, हमारी राजधानी दिल्ली और खूबसूरत आगरा यमुना के किनारे। ये दिखाता है कि हमारी सभ्यता हमेशा से इन जीवन रेखाओं के आसपास ही पनपी है। तो चलिए जल्दी से एक छोटा सा क्विज हो जाए। भारत की सबसे लंबी नदी? बिल्कुल सही, गंगा। प्रायद्वीप की सबसे लंबी? गोदावरी। सबसे बड़ा नदी बेसिन? गंगा बेसिन। और पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी? नर्मदा। इन फैक्ट्स को याद रखिएगा, ये बहुत काम आएंगे। हमने इन नदियों के बारे में इतना कुछ जाना, उनके फ्लो को, उनकी शक्ति को और हमारी जिंदगी में उनके महत्व को समझा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, हम इन बेशकीमती जीवन रेखाओं को आने वाले कल के लिए कैसे सुरक्षित और संरक्षित कर सकते हैं? अंत में बस ये याद रखना है कि नदियां सिर्फ पानी का बहाव नहीं है, वे भारत की धमनियों की तरह हैं, जो पूरे देश में जीवन, संस्कृति और समृद्धि पहुंचाती हैं। और इनकी देखभाल करना हम सभी की जिम्मेदारी है।